हेलो एवरीवन। सो आज का जो करंट अफेयर का सेगमेंट है उसमें टोटल 5 टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है आयुर्वेदा डे 2023, नेक्स्ट है अमृतकाल विजन 2047, सस्ते पानी का उच्च लागत रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, अपार अकाउंट रजिस्ट्री और एमएसपी। ये टोटल 5 टॉपिक हैं। अगर इन टॉपिक के बारे में आप पहले से एनालिसिस कर चुके हैं, नोट्स को तैयार कर चुके हैं, तो वीडियो को प्लीज आप स्किप कर देना। अदरवाइज अभी तक आपने कवर नहीं किया है तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सो आयुर्वेदा डे 2023 का जो आयोजन है, समारोह है, इससे स्टार्ट करते हैं मामला। ठीक है, प्लीज इसका आप छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, तभी आप इसको रिकॉल भी कर पाओगे। सो 10 नवंबर 2023 को धन्वंतरि जयंती के अवसर पर आयुर्वेदा दिवस को मनाया जा रहा है। क्लियर। हालांकि आयुर्वेदा दिवस का जो इनिशिएटिव लिया गया है वह 2016 से लिया गया है। ये डेट आप याद रखना कि 2016 से इसकी शुरुआत करी जा रही है। उसके पहले धन्वंतरि जयंती के नाम से हम लोग अवगत थे। ठीक है, आज के समय में ये टोटल 8 साल हो चुका है आयुर्वेदा डे के नाम से सेलिब्रेट करते हुए। ठीक है, इस बार लगभग 100 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाने की योजना है। 2023 में 8वां आयुर्वेदा दिवस यह मनाया जाएगा। ये डेट आपको याद रखना है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि 2023 का यह कौन सा नंबर का आयुर्वेदा डे है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 8वां है। क्यों? 2016 से इनिशिएटिव लिया गया है। 8वें आयुर्वेदा दिवस का जो विषय है, हर दिन सबके लिए आयुर्वेद। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अभी यूपी आरओ एआरओ का पेपर आने वाला है, बिहार में वनडे पेपर होने वाले हैं और बाकी स्टेटों में स्टेट पीसीएस के पेपर होने वाले हैं। तो प्लीज आप इस सेगमेंट को याद रखना। ये जो आयुर्वेदा जो टॉपिक है ना, ये एग्जाम का काफी फेवरेबल टॉपिकों में से एक रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 8वें आयुर्वेदा दिवस 2023 को मनाने की अभी प्लानिंग चल रही है। हर दिन सबके लिए आयुर्वेद इस बार का विषय है। 2016 से इसकी शुरुआत करी गई है। अब जान लेते हैं कि जिसके नाम पर इस डे को मनाया जाता है, भगवान धन्वंतरि को पहले जान लेते हैं कि धन्वंतरि थे कौन। ठीक है, सो यह एक महान चिकित्सक थे। ठीक है, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एग्जाम में ये जो टॉपिक है कि भगवान विष्णु वाला जो मामला है, ये आप अपनी जानकारी के लिए बस रखना। ठीक है, ये जो है आप बस अपनी जानकारी के लिए टॉपिक को जानते रहो, बाकी ये पेपर में ये कंटेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्हीं का ये रूप माने जाते हैं। बाकी एक चिकित्सक थे। ठीक है सॉरी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे, ठीक है, या और भी सेगमेंट को यहाँ पर ऐड करके इनसे जुड़े हुए बातों को पूछा जा सकता है। तो ये शुद्ध रूप से चिकित्सक थे, आपको पता होना चाहिए। दीपावली के 2 दिन पूर्व हिंदू धर्म में धनतेरस मनाए जाते हैं। ये जो धनतेरस है, ठीक है, यह धन्वंतरि जयंती के रूप में इसी धन्वंतरि जयंती के दिन धनतेरस को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना कि धन्वंतरि का जो जन्म है धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर, दीपावली के सेगमेंट में इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है धनतेरस का। नए जो भी छोटे अपना जो भी इकोनॉमिक स्थिति होती है घर की, तो छोटे बड़े बर्तन बहुत लोग होते हैं, गोल्ड के कॉइन या सिल्वर के कॉइन लाते हैं घर पर। ठीक है, तो धनतेरस के दिन हिंदू धर्म में कुछ नए बर्तनों का खरीदारी भी होती है। तो जो धनतेरस है वो भगवान धन्वंतरि के जन्म के उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। बाकी 2016 से आयुर्वेदा डे के रूप में इसको मनाया जा रहा है। उससे पहले धन्वंतरि जयंती के रूप में हम इसको जानते थे। 10 नवंबर 2023 का डेट याद रखना है, इस बार आयुर्वेदा डे रहेगा। क्लियर, तो आई होप सो कि हमने इसके बारे में जो भी करेंटली जानना चाहिए करंट के रूप में हमने उस पर बात कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अमृतकाल विजन 2047। आप इसको न्यूज़पेपर में तो मैक्सिमम इस टॉपिक को कवर कराया जा चुका है, बहुत बार न्यूज़पेपर में आ चुका है। ठीक है,
इसको बहुत ही शॉर्ट में जान लेते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस हिसाब से हो जाएगा। किस क्षेत्र से संबंधित है यह? तो समुद्री उद्योग से संबंधित है। ठीक है, हालांकि यह सेगमेंट भारत के द्वारा जरूर इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहल करेगा। ठीक है, सो अमृतकाल विजन 2000 जो 47 इनिशिएटिव लिया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करेगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करेगा। हालांकि भारत के हित में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यू से इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 इनॉग्रेशंस के दौरान अमृतकाल विजन 2047 पेश किया था। तो हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ ले कि किस इनॉग्रेशंस के दौरान इसका संकल्प लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के इनॉग्रेशंस के उपरांत इसका अमृतकाल विजन 2047 पेश किया गया। अब सवाल उठता है कि क्या है यह अमृतकाल विजन 2047 क्या है? ठीक है, तो भारत के समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए यह दीर्घकालिक योजना है। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्थिरता को प्रोत्साहित करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक प्रयासों पर यह प्रकाश डालती है। यानी आप इन पैसे से समझ चुके होंगे कि जो समुद्री इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने की बात की जा रही है। समुद्र का दोहन करके, ठीक है, समुद्र का दोहन करके आय में वृद्धि की बात यहां पर करी जा रही है। उन सारे उपक्रमों का यहां पर पहल किया जाएगा जिससे कि आर्थिक अवस्थिति में सुधार हो सके। साथ ही साथ जो टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, समुद्री नीली अर्थव्यवस्था, ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। हालांकि आप पहले फोकस ये डालो कि अमृतकाल विजन 2000 जो 47 है, यह समुद्री अर्थव्यवस्था पे फोकस विषय है। क्लियर? अगर इसमें स्पष्ट बात करें तो यह बंदरगाह की बुनियादी ढांचे में सुधार, स्थिरता और उसके प्रोत्साहन की भी बात करती है। ठीक है, अब यहां से टॉपिक निकल के आता है कि जो ये नीली अर्थव्यवस्था है, इस पे हम बात करते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, अगर हम भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था की बात करें, उसके पहले जान लेते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर जीडीपी है, उस जीडीपी में जो नीली अर्थव्यवस्था है उसका 5% योगदान है। ठीक है, अब यहां गलती से ये 5% जीडीपी में योगदान भारत का आप मत समझ लेना, ये वैश्विक स्तर पर 5% जीडीपी में योगदान है महासागरों का। किसके? वैश्विक जीडीपी में। ये भी याद रखना, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर 5% योगदान देता है यह वैश्विक स्तर पर जीडीपी में। कौन सा? ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो ब्लू इकोनॉमी है, नीली अर्थव्यवस्था है, उसमें कौन कौन से सेगमेंट आ जाते हैं? तो मत्स्य कृषि है, जलीय कृषि है, मरीन जैव प्रौद्योगिकी एवं जल संभावना और पर्यटन। महत्व रूप से पर्यटन है, भारत में पर्यटन का काफी योगदान है। कौन? जो समुद्री पर्यटन है। ठीक है, समुद्री पर्यटन का भी काफी योगदान है। तो जब भारत में ब्लू इकोनॉमी की बात करेगा, ब्लू इकोनॉमी के साथ सेगमेंट आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन कौन से ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, तो मत्स्य कृषि है, मरीन जैव प्रौद्योगिकी एवं जल संभावना है, पर्यटन है और जलीय कृषि है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट मत्स्य कृषि है क्योंकि टॉपिक भी इसी पे चल रहा है। तो भारत की जो तटीय लंबाई है लगभग 8000 किमी, ठीक है, 75 किमी से 7500 किमी से लेकर के 8000 किमी की बात है। भारत में मछली उत्पादन एवं रोजगार के रूप में विकसित है। ठीक है, लगभग 1.5 मिलियन लोग इस क्षेत्र से सीधे तौर पर रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया तो नहीं है कि जो भारत का तटीय क्षेत्र है, अब देखिए किस तट की बात हो रही है। जैसे मान के लिए कि
भारत है। ठीक है, क्लियर। अब हम तट की बात कर रहे हैं, तो तट तो हमारा ये है ना, क्लियर, ओके। यहां पर गुजरात से होकर के कोलकाता, ठीक है, तट की बात कर रहे हैं। तो ये जो लंबाई है इसकी बात की जा रही है, लगभग लगभग 8000 किमी का यह क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, तो वही बात यहां पे कहा जा रहा है, ठीक, कि भारत की जो तटीय लंबाई है लगभग 8000 किमी के अप्रॉक्सीमेट में है, और भारत में मछली उत्पादन का जो रोजगार है वो काफी विकसित रूप से है, और 1.5 मिलियन लोग इस क्षेत्र में सीधे रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो भारत का ब्लू इकोनॉमी है उसके सेगमेंट कौन कौन से हैं, तो मत्स्य कृषि है, जलीय कृषि है, मरीन, जैव प्रौद्योगिकी, जल संभावना और पर्यटन, और भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आंसर राइटिंग के व्यू से अगर बात करें तो ये टॉपिक, ये जो सेगमेंट है मेंस आंसर राइटिंग के हैं। ठीक है, तो मेरा जो व्यू रहता है बात करने का, बिल्कुल ऑल टाइम मेंस आंसर राइटिंग के व्यू से बात करता हूं। जो भी जीएस का टॉपिक रहता है उसको रिलेट करके मैं तुरंत आना चाहता हूं मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये जो कंटेंट है इन्हीं कंटेंट को वहां पे हमें कवर करने होते हैं। आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, इन्हीं कंटेंट को वहां पर हमें जीएस से रिलेट करके लिखना होता है। ठीक है, यहां पर एक टॉपिक और है ब्लू कार्बन। ठीक है, तो समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन को हम नीला कार्बन या ब्लू कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना कि जो ब्लू कार्बन होता है समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन को हम नीला कार्बन या ब्लू कार्बन कहते हैं। ठीक है, और ये मैप भी आप याद रखना, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है ये भारत का तटीय क्षेत्र है जो कि स्थल को समुद्र से जोड़ता है। बाकी तो स्थल से स्थल जुड़े हुए, इधर से पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र हो गया स्काई चाइना के साथ हो गया, ठीक है, इधर हमारा हिमालय हो गया। तो ये जो क्षेत्र है यही हमारा जो है वह तटीय क्षेत्र है जो कि स्थल को जल से जोड़ता है। क्लियर, तो इसमें जो भी 1, 2, 3 टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है प्लीज इसको आप नोट डाउन करो। अभी तो आपको पता हो जाएगा लेकिन कुछ समय के बाद स्किप हो जाएगा, तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, सस्ते पानी का उच्च लागत रिपोर्ट, ये भी रिपोर्ट आई है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो किसने जारी किया है, सो WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, छोटा सा इसके बारे में जान लेते हैं उसके बाद आते हैं मुद्दे पर। तो देखिए जो WWF यानी वर्ल्ड वाइड जो फंड फॉर नेचर है एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, स्थापना 1961 में हुआ है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है यह। कार्य की बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। सो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर के अवसर पर रिपोर्ट का अनावरण किया गया। रिपोर्ट में बोला गया है कि बढ़ते वैश्विक जल संकट से आर्थिक मूल्य, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता को खतरा है और लगभग $58 ट्रिलियन का खतरा है। ठीक है, ये जो कोटेशन है ना, ये जो कोटेशन है 58 जो डॉलर ट्रिलियन की बात करी गई है, इसको प्लीज आप नोट डाउन करना। अगर वैश्विक भूखमरी, वैश्विक जल पे अगर ऐसे भी आता है तो ये सेगमेंट आपको पता होना चाहिए। और WWF के द्वारा जो रिलीज की गई है रिपोर्ट, क्या सस्ते जल का उच्च लागत रिपोर्ट, आपको ये भी पता होना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग के भी तौर पे इन्वायरमेंट के सेगमेंट से भी आप इसको देखना, पर्यावरण दोहन के भी सेगमेंट से आप इसको देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो किसने रिलीज किया है, किस अवसर पे किया गया है, ठीक, क्या इसका महत्ता है रिपोर्ट का, क्या बताने की कोशिश की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपार अकाउंट रजिस्ट्री। देखिए ये इनिशिएटिव भी काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एजुकेशन के फील्ड से यह संबंधित है। अपार या एडू लॉकर छात्रों के लिए एक रजिस्ट्री है, छात्रों को विशिष्ट पहचान प्रदान करेगी।
छात्रों की शैक्षणिक यात्रा उपलब्धियों को डिजिटल के रूप में ट्रैक करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। यह रजिस्ट्री प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के प्रत्येक स्टूडेंट को विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा। जिस तरह से आधार कार्ड होता है ना, उसी हिसाब से यहाँ पर एक कार्ड की बात करी जा रही है। उस कार्ड को जब उसमें जो कोड जो नंबर रहते हैं उसको डालने के बाद, ठीक, जो सारे डिटेल हैं आपसे जुड़े हुए, आपके पढ़ाई से, आपके स्कॉलरशिप के, आपके उसमें इंक्रीमेंट के जो भी कारण जुड़े हुए हैं ना, उन सारों के बारे में पता लगाया जा सकता है। देखिए बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ये सब पहले तभी सक्सेस हो पाएंगी जब हैकिंग से बचाया जा सके, वायरस से बचाया जा सके। मैक्सिमम सुनने में आता है कि अच्छे से अच्छे कमीशंस में, अच्छे से अच्छे संस्थाओं में जो हैकर हैं वो हैक कर लेते हैं और अपनी मनोइच्छा के अनुसार बात करते हैं कि भाई हमारी ये डिमांड पूरा करो तो हम ये करेंगे, या हमारी ये डिमांड पूरा करो तो हम सारे फाइलों को सेव छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सरकार को इसमें एक और पहल करनी चाहिए कि सिक्योरिटी बहुत मजबूत करे। भाई सारे स्टूडेंट का डाटा ऑनलाइन हो जाएगा, हालांकि है ही, लेकिन इसमें और ज़्यादा ऑनलाइन हो जाएगा तो डाटा का मिसयूज भी किया जा सकता है। तो उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त हो कि विदाउट स्टूडेंट के मर्जी के उसके इंफॉर्मेशन को कोई और ना देख सके, कोई और ना ले सके, ठीक है। तो जब आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, तो इनकी दुविधाओं के बारे में भी, इनके नुकसान के बारे में भी हम बैलेंस करके इन बातों को लिखेंगे, ठीक है। तो अपार अकाउंट रजिस्ट्री स्टूडेंटों से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से यह एजुकेशन एडू लॉकर के रूप में कार्य करेगा। स्टूडेंट के सारे इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के प्रत्येक स्टूडेंट को विशिष्ट पहचान देगा, उनके सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर कलेक्ट करके रखा जाएगा। नेक्स्ट है एमएसपी। पहले छोटा सा एमएसपी के बारे में हम जान लेते हैं, फिर आ जाते हैं मुद्दे पे। देखिए एमएसपी होता क्या है? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसान है, ठीक है। किसान ने कृषि उत्पादन के तहत अनाज को उत्पादन किया, कृषि कार्य के तहत अनाज को उत्पादन किया, ठीक है। अब उसमें होगा क्या कि किसान को हो सकता है कि किसान रेंट पर खेती को लिया हो, उसको रेंट पर वहाँ पर फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है, ट्रैक्टर का प्रबंध करना पड़ता है, मजदूरों का खेत में कार्य करने के लिए प्रबंध करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद अनाज का उत्पादन होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जितना हमें खेती को करने में जो हमें योगदान देना पड़ा आर्थिक रूप से, हो सकता है कि हमको उस लेवल का मुनाफा न मिले, या हमें हो सकता है वही पैसा न मिले जो कि हमने खेती करने में लगा दिया, ठीक। और बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर आए और क्या करें कि जो अनाज है उसको बहुत ही मिनिमम प्राइस पर खरीदना शुरू कर दें। तो हमें जब कुछ पैसे बचेंगे उस अनाज में, भाई पहले तो हमने जितना लगाया है वो हमें मिलना चाहिए, और हम खेती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार को वहन करने के लिए, अपने परिवार को सरवाइव करने के लिए कर रहे हैं ना, कि 4 पैसे कमाएं तो हमारा जो 12 महीना का खर्चा है वो चल सके, ठीक है। इतना समझ गए? तो बड़े प्लेयर आकर के, बड़े मुनीब मुंशी आकर के एक नॉर्मल प्राइस पर खरीदारी करना शुरू कर दें, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? आखिर हम अनाज किनको बेचेंगे? हम किसको अनाज लेकर जाएंगे देने के लिए? तो हमारी मजबूरी है कि हमें सस्ते रेट पर बेचना पड़ेगा। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। या जैसे मान लीजिए 2021 में मैंने क्या किया कि बहुत अच्छा खासा अनाज खरीदा, रबी के फसल, या मैंने खरीफ के फसल को बहुत अच्छे मार्जिन में, अच्छे लेवल पे मैंने खरीद लिया। अब मैंने क्या किया, उसको मैंने स्टोर कर लिया गोदाम में। आज 2023 है, 2023 में मैंने क्या किया, एक ऑफ मार्केट में सस्ते प्राइस पे मैंने अनाज को खरीदा था। 2023 में जैसे ही
रबी की खरीफ की फसल तैयार होती है, तुरंत अपना मैं पुराना माल निकाल करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया एक नॉर्मल प्राइस पे। अब मेरा जो चावल है वो 25 रुपए केजी में बेच रहा हूं। जो आज के 2023 में जो चावल उत्पादित किया गया है वो 50 रुपए केजी के लागत वाला है, क्योंकि उससे कम का बेचेंगे तो उसको किसान को मार्जिन नहीं मिल पा रही है, मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो 25 रुपए वाला कोई खरीदेगा ना। तो जो नया कृषि उत्पादन के तहत जो अनाज उत्पादित हुई उसको कौन लेगा? उसको तो घाटा हो गया। उसके पास दो ही रास्ता बचा, या तो पहले अनाज को सड़ा दे या तो 25 रुपए केजी में बेचे वो मार्केट में, क्योंकि भाई 25 में मैं बेच रहा हूं ना, तो उसके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। तो एमएसपी यहां पर लाया गया। सरकार एक प्राइस फिक्स करती है, ठीक, उस साल के खर्चे को अनुमान लगाकर कि भाई एक कृषि को करने में इतना एकड़ में इतना खर्चा आता है, तो इसके हिसाब से हम एक फिक्स अमाउंट कर रहे हैं कि जो धान है उसको हम किस प्रति कुंटल पे लेंगे, या जो गेहूं है किस प्रति कुंटल पे लेंगे, या जो चावल है किस प्रति कुंटल पे लेंगे। समझ में आ गया? तो एमएसपी जो है वो किसानों के लिए एक सिक्योरिटी का काम करता है कि जब बड़े प्लेयर मार्केट में आ जाएं और सस्ते दाम पर अनाज को खरीदना शुरू करें या बेचना शुरू करें, तो जो किसान है अपना अपना जो उत्पादित अनाज वो किसके पास लेकर जाएगा? क्योंकि सब लोग तो सस्ता मार्केट से सस्ते अनाज को लेंगे। तो इसलिए सरकार ये पहल करती है ताकि किसानों को घाटा ना हो। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं मुद्दे पे। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए 6 रबी फसल के लिए एमएसपी की घोषणा की है। जो एमएसपी है यह गारंटी राशि है जो कि किसानों को तब दिया जाता है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। ठीक है, एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग कमीशंस फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस CACP की सिफारिश पर आधारित है। ये क्वेश्चंस संघ लोक सेवा में आ चुका है कि जो एमएसपी है वो किसके अनुशंसा पर प्राइस को फिक्स करती है या मार्केट प्राइस दिखाती है कि भाई इस बार गेहूं का जो प्राइस है वो 1600 नहीं 2800 रहेगा, या 2800 नहीं 1600 रहेगा। ठीक है, तो CACP याद रखना, CACP की सिफारिश पर आधारित रहता है एमएसपी का प्राइस। जो CACP है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो कि जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। ठीक है, जो एमएसपी का लक्ष्य है उत्पादों की उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, जो कि हमने एक विस्तार रूप से बात कर लिया कि एमएसपी का मेन काम क्या होता है। जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को एक लाभ के प्राइस पर बेचा जा सके। ठीक है, सरकार उसको अगर कोई नहीं खरीदता उस प्राइस पे, तो किसानों का जो अनाज है एक अच्छे प्राइस पे सरकार स्वयं खरीदती है ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिले, किसान को घाटे का वहन ना करना पड़े, किसान को घाटा ना हो सके उसको उत्पादन में। ठीक है, भारत में एमएसपी 22 जिसमें कि 14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक कौन कौन सा? कपास और जूट, इसको नगदी फसल भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना, पर एमएसपी दिया जाता है। CACP की सिफारिश के आधार पर एमएसपी मूल्य तय किया जाता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चंस आ सकता है, इसको भी याद रखना कि जो एमएसपी मूल्य है ना वो CACP के सिफारिश पर ही तय होता है। ठीक है, रबी की अगर मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूं, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों, जौ है। खरीफ के मुख्य फसल की बात करें तो चावल, ज्वार, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास। अब गन्ने से आप कंफ्यूज मत होना, गन्ना रबी में भी आता है, गन्ना खरीफ में भी आता है। एक्चुअली जलवायु पे डिपेंड करता है। बहुत ऐसे जगहें हैं जहां की दोनों ऋतुओं में धान से उत्पादित होता है चावल। ठीक है, पेटी, तो दोनों जगह चावल का उत्पादन दोनों सीजन में होता है, रबी वाले में भी चावल, खरीफ वाले में भी चावल। लेकिन मुख्य रूप से जो चावल है ना वो खरीफ का मुख्य फसल है। वो जलवायु के थोड़ा सा डिफरेंस या जलवायु के लेवल पर इनका कभी कभी होता है कि दोनों ऋतु में बो दिया जाता है। जैसे गन्ना है, गन्ना आपको बहुत जगह रबी में और बहुत जगह खरीफ में, दोनों में दिखाई दे देगा। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो जो
खरीफ है वहाँ उसका फसल है गन्ना। एक होता है जायद, ये बहुत लिमिट समय का होता है, जो सब्जियां होती हैं, मुख्य रूप से सब्जियों का जो फसल है वो जायद में किया जाता है। बाकी मुख्य फसलों की हमने बात यहाँ पर कर लिया, ठीक है। सो टोटल ये इतने टॉपिक थे।